फाइनल सिलेक्शन की बात देखा जाए तो मात्र 10 अंक पे जो है 153 मतलब 100 रैंक से 153 हो गई, यानी कि 53 रैंक का अंतर केवल 10 नंबर से आ गया है, दिक्कत आ रही है। दूसरे नंबर पे हम समस्याओं की बात करें तो ये दिक्कत है क्यों? असली वजह क्या है इस दिक्कत की? ये कम एनर्जी में ज़्यादा आउटपुट आपको मिले, इससे हम रिपीटेड थीम्स पे जो है ज़्यादा काम करेंगे इस पूरे प्रोग्राम में। नमस्कार साथियों, यूपीएससी हिंदी वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक पालीवाल आपके सामने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस सेशन में जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका टाइटल भी हमने इसीलिए रखा हुआ है कि हिंदी माध्यम में कैसे सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए, हिंदी माध्यम के बारे में कई सारे मिथ यानी कि भ्रांतियाँ और कई सारे डाउट्स चलते रहते हैं कि हिंदी माध्यम में कम सिलेक्शन होता है अंग्रेजी माध्यम के कंपेयर में। तो हम इन सभी चीज़ों की बात करेंगे, है ना? तो चूँकि मेरा भी यूपीएससी प्रिपरेशन का काफ़ी अहम फेज़ मेरी लाइफ का रहा है, तो मुझे जो आपकी चुनौतियाँ हैं, आपके संघर्ष हैं और आपके डाउट हैं, इनके बारे में अच्छे से पता है। तो हम आज इस जो टॉपिक के बारे में जो बात करेंगे, उसमें हम 3 चीज़ों को विस्तार से देखेंगे। एक तो सबसे पहले तो हम जो है रियलिटी देखेंगे कि आखिरकार यूपीएससी में जो हिंदी माध्यम में सिलेक्शन का रेट कम है, तो वो क्यों है? कहाँ एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जिसकी वजह से ये सिलेक्शन रेट कम होता है ना? कई बार बताया जाता है ना कि हिंदी माध्यम में तो काफ़ी कम, ज़्यादातर इंग्लिश माध्यम के ही निकलते हैं। लेकिन ये जो गैप आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? तो इसके ऊपर हम रियलिटी कुछ डेटा फैक्ट्स आंकड़ों के माध्यम से देखेंगे। दूसरी चीज़ हम इसमें चुनौतियों के बारे में देखेंगे कि चुनौतियाँ क्या है जिनकी वजह से ये गैप क्रिएट होता है ना? और तीसरा इसका समाधान पक्ष हम देखेंगे कि समाधान क्या हो सकता है इसका, जिससे हिंदी माध्यम का जो है सिलेक्शन रेट बढ़े, जो अभी जो करंट में जो रेट है उसके कंपेयर में। देखिए, हमारी टीम यूपीएससी हिंदी वॉरियर की पूरी टीम आपको पता है कि लगातार इसी चीज़ में प्रयास कर रही है और हम कहते भी हैं कि हमारा जो लक्ष्य है यूपीएससी हिंदी माध्यम में सिलेक्शन रेट को बढ़ाना है। और हम इसके लिए प्रयास लगातार कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चाहे जितनी भी चुनौतियाँ आएँ, हम इस पे लगातार वर्क करते रहेंगे, है ना? तो चलिए हम इसको सेशन को स्टार्ट करते हैं, कुछ चीज़ों के माध्यम से देखते हैं, मैंने जैसा बताया उसी वे में। सबसे पहले हम रियलिटी देखते हैं कि आखिर में ये चीज़ें क्या होती है। आप देखो, सबसे पहले हम यूपीएससी मेंस हिंदी मीडियम कितने लोग लिखते हैं और कितने इंग्लिश मीडियम के लोग लिखते हैं, ये हम इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो 2009 में का डेटा देखें तो 4300 के आसपास यहाँ पे लोगों ने जो है मेंस लिखा था हिंदी माध्यम से, है ना? और वहीं इंग्लिश माध्यम से लगभग 11,000 के आसपास जो है मेंस लिखा था। 11,000 से कुछ ज़्यादा बच्चे होंगे उस टाइम पे, है ना, मेंस में। इसके बाद में 2010 में चीज़ें चेंज हुई, गिरता गया। हम ये आगे समझेंगे कि क्यों ये रेट गिरा है, किस तरह से ये चीज़ें आई है। इसके बाद में लगातार ये गिरा है। 2010 में जो है मीन्स लिखने वालों की संख्या हिंदी माध्यम में कम हो गई। इसके बाद में यहाँ पे देखिए 2011 में ड्रास्टिकली जो है हिंदी माध्यम के रेट गिर गया और इंग्लिश माध्यम का भी थोड़ा सा गिरा था। उस टाइम पोस्ट भी कम आई थी, लेकिन जो मेन चीज़ जो थी वो उसका रीज़न ये था कि यहाँ पे जो है एग्ज़ाम में काफ़ी मतलब पैटर्न बदल गया था, है ना? एग्ज़ाम का पैटर्न 2013 में भी बदला, यहाँ पे सीसेट भी इंट्रोड्यूस हो गया, तो हम देखेंगे इसको आगे। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पे लगातार वहीं कुछ टाइम तक ये स्टेबल रहा 2014 तक, है ना? और जबकि इंग्लिश माध्यम का यहाँ से 2011 के बाद में लगातार जो मीन्स लिखने वालों की संख्या है वो लगातार बढ़ती गई। ये अब देखिए 2014 में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ यूपीएससी ने अभी तक की पिछले कुछ सालों में दी है। मतलब काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी, 1200 से ज़्यादा, से शायद 1400 के आसपास वैकेंसीज़ थी। तो उस साल इंग्लिश माध्यम में जो है इंग्लिश मीडियम में 16,000 लोगों ने मेंस लिखा था, यानी कि, और हिंदी माध्यम में लगभग 2,000 से ज़्यादा लोगों ने मेंस लिखा था। इसके बाद थोड़ा-सा ग्राफ में जब सीसेट क्वालिफाइंग बना दिया गया तो थोड़ा-सा ग्राफ में उछाल आया था। हिंदी माध्यम की संख्या मेंस लिखने वालों की हल्का-सा माइन्यूट उछाल बोलेंगे इसको, ज़्यादा ड्रास्टिक भी नहीं बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा लोगों ने मेंस लिख दिया। और हिंदी मीडियम में उस टाइम पे गिरावट आई थी हल्की-सी, देखा, उसी टाइम थोड़ी-सी बढ़ोतरी यहाँ हुई थी। यानी कि अगर सीधी-सी बात है, अगर यहाँ गिरेंगे तो यहाँ बढ़ेंगे, कहीं न कहीं तो रहेगा असर उसका। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है फिर से गिरावट आई। 2016 में जो है 2,000 से भी कम लोगों ने लिखा है। इसके बाद से देखिए 400-500 के आसपास ये लाइन अटकी हुई, यहाँ स्टेबल हो गई है लगभग, है ना? हम चाहते हैं ये ग्राफ वापस से बढ़े इस तरह से। इसके लिए भी समाधान बताएँगे हम आपको कि किस तरह से ये बढ़ सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको ये दिखाया है कि कितने लोग जो है हिंदी माध्यम में अभी मीन्स लिख रहे हैं।
है ना। 2022 तक का डेटा हमने आपको दिया है। इसके बाद में देखिए कि ये कुछ संख्याएँ मैं आपको बताऊँगा, जो मैं बताना एग्ज़ैक्ट संख्या कि 2009 में जो मीन्स लिखने वालों की संख्या थी, ये 4861 यानी कि 4861 लोगों ने मीन्स लिखा था हिंदी माध्यम से। वहीं जो टोटल संख्या थी 11,000 थी। ठीक है? इसके बाद में जो 2022 में जो मीन्स लिखा है 491 लोगों ने, यहाँ से मैंने बोला ना स्टेबल हो गया है काफ़ी। 491 लोगों ने मात्र मीन्स लिखा है 2022 में। और इसके अलावा जबकि टोटल मीन्स लिखने वालों की संख्या थी 1200, मतलब हिंदी इंग्लिश मीडियम के 12,766 लोग ऐसे थे जो इंग्लिश मीडियम के थे। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जो है वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब फिर आगे हम डेटा से समझते हैं कि देखो, अगर मान लो अगर ये देखे जाए तो यहाँ पे इसी से समझता है कि अगर 4861 अगर 2009 में थी 4861, तो यानी 2022 तक आते-आते लगभग जो 491 रह गया, 491, इसका मतलब 90% गिरावट आई है हिंदी माध्यम में मीन्स लिखने वालों में, है ना। तो कहीं न कहीं आप देखिए इसका मतलब मीन्स लिखने वालों की गिरावट क्यों आई होगी? क्योंकि उनका प्रीलिम्स ही क्वालीफाई नहीं हो रहा है ना? तो ये मेन रीज़न है हिंदी माध्यम के सिलेक्शन कम होने का, क्योंकि उनका प्रीलिम्स ही क्वालीफाई नहीं होता। अब प्रीलिम्स ही अगर वो नहीं क्वालीफाई कर पाएँगे तो मेंस कैसे लिखेंगे, और मेंस ही नहीं लिखेंगे तो इंटरव्यू या फिर फाइनल सिलेक्शन कैसे लेंगे? तो सबसे मेन जो बड़ा रीज़न है वो प्रीलिम्स का है। कहीं न कहीं यहाँ पे वो लैग करते हैं, प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं कर पाते हिंदी माध्यम के बच्चे। तो क्यों नहीं कर पाते ये भी हम देखेंगे आगे, और इसका समाधान क्या है ये भी देखेंगे। तो आगे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए आप फिर मीन्स की बात करते हैं कि मीन्स में कितना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। देखिए, मीन्स में जो है सप्ती दुबे जो इस बार की फर्स्ट रैंक है, उनका पीटी में मार्क्स मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट जो इंटरव्यू होता है उसको 200 मार्क्स उनको मिले हैं, 843 रिटन में मिले हैं। टोटल 1043 नंबर पे उन्होंने जो है टॉप कर लिया है। इसका सेकंड रैंक में और इनमें 5 नंबर का अंतर है सेकंड रैंक में। देखिए, फिर देखिए इनका भी उतना ही था, लेकिन एज का फैक्टर यहाँ रह गया होगा, इसलिए उनको थर्ड रैंक मिली है। जब एक ही जैसे मार्क्स होते हैं ना, तो फिर जब जिसकी एज ज़्यादा होती है उसको सेकंड रैंक दी जाती है। तो अर्पिता गोयल की शायद अर्चित पराग से रैंक ज़्यादा होगी, इसलिए उनको ये रैंक मिली है। तो देखिए, तो यहाँ पे ये होती है कि इस तरह से जो है काम करती है चीज़ें। तो फिर इसके बाद में हम एक डेटा के माध्यम से समझते हैं कि देखिए, जो इसी साल का जो मीन्स में सगुन कुमार को जिनकी रैंक जो है 100 की, उनको 984 अंक मिले थे। 984 984 अंक, है ना। और फिर इसके बाद में एक डेटा हमने कंट्रास्ट के लिए रखा हुआ है सहर्ष कुमार का। सहर्ष कुमार और कहीं न कहीं ये भी जो है सगुन कुमार थे, है ना। तो ये इनको 974 अंक मिले हैं, 974 सॉरी। तो 974 अंक इनको मिले हैं सहर्ष कुमार को, और जो ये थे सगुन कुमार, इनको मिले थे 984 अंक, यानी कि 10 अंक का डिफरेंस इनमें क्रिएट होता है ना। तो शगुन कुमार को कितने मिले थे? 984, यानी कि 10 मार्क्स में जो है इनकी रैंक 100 की, इनकी 153 है, यानी कि 100 से 153, यानी कि मीन्स में अगर देखा जाए कि अगर फाइनल सिलेक्शन की बात देखा जाए तो मात्र 10 अंक पे जो है 153, मतलब 100 रैंक से 153 हो गई, यानी कि 53 रैंक का अंतर केवल 10 नंबर से आ गया है ना। तो देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ये, कि कितना ज़्यादा मतलब अंतर क्रिएट कर रहा है। अगर मात्र 10 नंबर के अंतर पे आपकी 50 रैंक तक आपका रैंक वेरी हो जाता है। सेम चीज़ सिलेक्शन में भी होती है ना। इवन रैंक ही आपको डिसाइड करती है, आपको आईएएस मिलेगा या आपको आईपीएस मिलेगा या आपको आईआरएस मिलेगा। तो कहीं न कहीं केवल मात्र मतलब 10 नंबर देखने में बहुत छोटे हैं कि मात्र 10 नंबर का क्रिएट है, पर रैंक का अंतर देखिए 53 रैंक का अंतर आ गया है। यानी कि अगर 100 रैंक पे आपको कुछ आईएफएस मिल रहा हो तो पता चले कि 153 पे आईपीएस मिला आपको। यानी कि आपको अगर अच्छी पोस्ट लेनी है, जो आपकी ड्रीम पोस्ट है, तो आपको अच्छी रैंक लानी ही पड़ेगी, ताकि आप अपने हिसाब से, चॉइस के हिसाब से, रैंक के हिसाब से जो है आपको पोस्ट मिल जाए। तो उसके लिए आपको रैंक इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो कहीं न कहीं मेंस को भी आपको जो है प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। केवल प्रीलिम्स पर भी काम नहीं करना है। प्रीलिम्स पर तो डेफिनिटली हिंदी माध्यम से अगर आप हो तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही नहीं क्रिएट हो रहा है। और हिंदी माध्यम में तो आजकल ये भी देखने को मिलता है कि इतने कम बच्चे मेंस देते हैं, उसके बाद में भी हिंदी माध्यम का अगर मेंस में सिलेक्शन का रेट देखा जाए ना, तो इंग्लिश मीडियम की कंपेयर में मुझे लगता है भले वो रैंक टॉप में नहीं आते हों, लेकिन सिलेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा है। मतलब 10% से ज़्यादा जो है मेंस क्लियर कर पाते हैं, 10% से भी ज़्यादा हिंदी मीडियम में।
जबकि इंग्लिश मीडियम में ये रेट कम है, अगर कंपैरेटिवली जो मीन्स देने वालों की संख्या से कंपेयर करें। तो कहीं न कहीं आपको जो है इसमें बहुत बेनिफिट मिलता है अगर आपका मीन्स अच्छा है ना? तो हम इसमें जो मीन्स गाइडेंस सीरीज़ जो हमारी चल रही है, हम इसमें यही बताएँगे आपको कि किस तरह से मीन्स को इम्प्रूव करा जाए, है ना? और प्रीलिम्स के लिए तो हमने एक स्पेशल वो निकाला भी है कि अगर जिसको प्रीलिम्स क्वालीफाई करना है, जिसको जो सीरियस एस्पिरेंट है, जिनको इस साल प्रीलिम्स देना है 2026 में, उसके लिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें लेके आए हैं। उसमें हम आपको टेस्ट दिलवाएँगे, करंट अफेयर्स के क्लासेस भी देंगे, है ना? करंट अफेयर्स में क्लासेस भी उन्हीं टॉपिक की देंगे जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद ने कई बार 3 बार मेंस लिखा है, मैंने प्रीलिम्स अच्छे नंबरों से जनरल कैटेगरी से क्वालीफाई करा है, तो मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे चीज़ें पता है कि कहाँ से क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो मैं उन चीज़ों पे वर्क करूँगा और कर भी रहा हूँ। कई सारे मैंने टेस्ट डिज़ाइन भी कर लिए हैं इसके लिए। और इसके अलावा करंट अफेयर्स जो है अ उसमें दी जाएँगी। इसके अलावा आपको एक शेड्यूल मिलेगा ताकि आप टाइम में अपना सिलेबस जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए जाएँगे शेड्यूल में, जिनको कवर कर सकें, जहाँ से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आप क्या होता है कि प्रीलिम्स में जो 50% भी कट ऑफ नहीं जाता, मतलब जैसे अगर 200 मार्क्स का पेपर होता है तो 100 से भी कम कट ऑफ जाता है, तो हम उन टॉपिक्स पर ज़्यादा वर्क करेंगे ताकि आपको कम जो है चीज़ें पढ़ के ज़्यादा मतलब मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, कम एनर्जी में ज़्यादा आउटपुट आपको मिले। इससे हम रिपीटेड थीम्स पे जो है ज़्यादा काम करेंगे इस पूरे प्रोग्राम में, तो इस तरह से आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ मेंस की बात कर रहे हैं, तो देखिए इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है, तो हम ये देखता है कि हिंदी मीडियम्स की जो ये सिलेक्शन रेट जो है कम है, और साथ में जो मेंस में जो दिक्कत आती है, इसमें किस तरह से क्यों, मतलब इवन प्रीलिम्स में भी, तो ये क्यों इस तरह की है, तो इसकी कुछ समस्या है जो मैंने बोला था। सेकंड नंबर पे हम रियलिटी, मैंने डेटा फैक्ट्स के माध्यम हमको समझाया कि कहाँ दिक्कत आ रही है। दूसरे नंबर पे हम समस्याओं की बात कर रहे हैं, ये दिक्कत है क्यों? असली वजह क्या है इस दिक्कत की? एक तो ये है कि क्वालिटी, कंटेंट और नोट्स की कमी होती है। मतलब हिंदी माध्यम में जो है अच्छा कंटेंट नहीं मिलता, और पूरा आउटडेटेड, ज़्यादातर लोग आउटडेटेड कंटेंट हिंदी माध्यम को मिलता है ना? कुछ ट्रेडिशनल कोचिंग्स है वो उस तरह का ही कंटेंट देती है। आप नई-नई भी आ गए, उनको एक्सप्लोर करो, कुछ अच्छी-अच्छी कंटेंट दे रहे हो आप लोग, है ना? तो आप ज़रूरी नहीं है, लेकिन कंटेंट को आप क्वालिटी कंटेंट पे आप ध्यान किए, कौन-सा अच्छा कंटेंट है, कौन-सा नहीं है। तो आउटडेटेड कंटेंट पे ध्यान ना दें, तो क्वालिटी कंटेंट और नोट्स की कमी मिलती है। शॉर्ट नोट्स नहीं मिलते, बहुत इतना डिटेल में हज़ार-हज़ार, 2-2 हज़ार पेज पढ़ाए जाते, किसी काम के नहीं है। मतलब आएगा ही नहीं, आप अगर भी आप रिटेन ही नहीं कर पाओगे, तो क्या काम कैसा पढ़ना? तो क्वालिटी कंटेंट की कमी है, नोट्स की कमी है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत कम होती है। हिंदी मीडियम को बताया ही नहीं जाता कि किस तरह से चीज़ें लिखनी है, किस तरह से लिंकेज करना है, क्योंकि इतनी भीड़ हो जाती है, क्योंकि चुनिंदा कोचिंग्स हैं, तो उनके पास इतनी भीड़ ऑलरेडी है कि वो क्या ही आपके ऊपर ध्यान देंगे। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत कम होती है, अच्छे से कॉपी चेक नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस तरह की। इसके बाद में लैंग्वेज बैरियर, भाषा का जो एक दुविधा होती है, भाषा की जो एक दिक्कत आती है, चुनौती होती है, वो एक बहुत बड़ा है। इंग्लिश मीडियम का कंटेंट को सीधे ट्रांसलेट कर देते हैं, मतलब थोड़ा तो समझा जाएगा कि उनके लिए किस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करना, सीधे इंग्लिश मीडियम को रखा, गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करा और ट्रांसलेट कर दिया। इस तरह का कंटेंट कैसे वो मतलब कर पाएँगे, है ना? ग्रास्प। इसके अलावा जो है रणनीति, स्ट्रैटेजी की कमी होती है कि कहाँ से शुरू करें, कैसे रिवाइज़ करें, उनको प्रॉपर प्लान नहीं मिलते हैं। और सीधी-सी बात, मैं भी अपने बारे में भी बताता हूँ, हम छोटी जगह से आते हैं, तो इतनी फाइनेंशियल दिक्कतें भी होती हैं कि इतनी फीस अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, हम भी नहीं कर पाते। इसीलिए हमारे ज़्यादातर प्रोग्राम्स जो होते हैं इतने सस्ते होते हैं, आपको ऐसा लगता होगा इतने सस्ते प्रोग्राम में क्या देंगे? हमें पता है कि हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमारी लिमिटेड ज़रूरतें हैं, जिसकी हम सस्ते प्लान भी रखते हैं, है ना? तो ताकि वो ज़रूरतें पूरी हो जाए, है ना? ताकि हम इतनी एनर्जी, एफर्ट दे रहे हैं, तो बस हमारा इतना निकल जाए कि ख खर्चा-वर्चा निकल जाए, एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं हमारे, उतनी ही हम फीस रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं, ताकि आप लोग भी अफ़ोर्ड कर पाएँ। क्योंकि सिलेक्शन रेट तो तभी इम्प्रूव होगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे, तो वो तभी जुड़ पाएँगे उनके लिए अफ़ोर्डेबल हो, ठीक है? तो स्ट्रैटेजी की कमी होती है कि कहाँ से शुरू करें, कैसे रिवाइज़ करें। इसके बाद गाइडेंस और मेंटरशिप की कमी होती है, तो जो कि हम ट्राई करते हैं, हम फ्री में ही बहुत सारी मेंटरशिप आपको देते हैं। ये जो सफलता सीरीज़ है, मीन सफलता सीरीज़, ये आप देखें पूरी 3 है, जिसमें आपको इस सारी चीज़ें बताई जाएँगी, किस तरह से नोट्स बनाएँ, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, है ना? और इसके बाद में पीवाईक्यू का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बाद में बहुत सारी जो अलग-अलग विषयों की स्ट्रैटेजी भी बताई गई है कि एथिक्स कैसे पढ़ें, हिस्ट्री कैसे पढ़ें, पॉलिटी कैसे पढ़ें, तो इस तरह की अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ आपको, रणनीतियाँ उसमें बताई गई है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अभी और इस सीरीज़ में आनी बाकी है, जो कि हम टाइम टू टाइम देंगे आपको, तो आप ये ज़रूर देखें, है ना? तो मैंने आगे एक स्क्रीनशॉट भी लगाया कि उसमें क्या-क्या मिलेगा आपको। अगर अभी आपका कभी ध्यान नहीं गया हो, आपकी रीच से बाहर हो, तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। आपने उसको बहुत सारी चीज़ें कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, इसकी भी जो है इसमें वीडियो डाली गई है। इसमें पीवाईक्यू जो मैंने बताया वो भी है। इसके अलावा जो है शॉर्ट नोट्स की बहुत बड़ी समस्या आती है, कीवर्ड्स में कैसे प्रिपरेशन करें,
कीवर्ड्स के लिए तो हम मेंस गाइडेंस प्रोग्राम कभी लेके आएँगे, है ना? तो उसमें हम बहुत सारे कीवर्ड्स आपको देंगे ताकि आप कोई सा भी क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहा हो तो उसको आप ईज़िली टैकल कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ चुनौतियाँ हैं जो आपको दूर करनी ज़रूरी है। इसके अलावा इसका समाधान क्या हो सकता है, ये हम यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए कोई भी चुनौती होती है, देखो उसका समाधान तो ज़रूर होता है। ऐसा तो है ही नहीं कि बहुत बड़ी चुनौती है, कहीं न कहीं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो उसका समाधान आपको निकालने की ज़रूरत है। इसके लिए समाधान एक तो ये है कि अल्टीमेट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि आपको किस तरह से चीज़ें करनी है ना? तो ब्लूप्रिंट होना चाहिए आपके पास में, क्लियर रोड मैप होना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें करना है। सेकंड किलर अप्रोच होना चाहिए कि आपके आंसर जो है दूसरों से बेहतर कैसे बने। सेकंड अल्टीमेट स्ट्रैटेजी ब्लूप्रिंट होना चाहिए, मतलब क्लियर रोड मैप होना चाहिए, कब क्या कैसे करना है ना? तो ये हम टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करते हैं, है ना? स्पीच गाइडेंस सीरीज में ये आपको मिलेगा, क्लियर रोड मैप आपको मिलेगा। इसके अलावा जो है आपको किलर अप्रोच मिलेगी कि अपने आंसर्स को स्टैंड आउट कैसे बनाना है। मैंने आपको बताया ना कि हिंदी मीडियम में अगर आप एक बार प्रीलिम्स क्वालीफाई कर जाते हो तो आपकी सिलेक्शन रेट तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये मेंस में आपको कहीं से कहीं तक समस्या नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, रैंक अच्छी नहीं आती है। रैंक इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है कि अपने आंसर्स को स्टैंड आउट बनाना होगा, मतलब लोगों से अलग दिखे। इसके ऊपर वर्क कम किया जाता है क्योंकि ज़्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो हिंदी मीडियम के ही लोगों को अपना मतलब आइडियल मान के चलते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनके जैसे आंसर्स होते हैं वैसे ही अपने लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम इस चीज़ में जो है आपको इंग्लिश मीडियम की कंपैरेटिव आपकी आंसर्स को लेके आने की कोशिश करेंगे। हाँ, मेरा तो क्या है, दोनों बैकग्राउंड रहे, हिंदी इंग्लिश को मुझे काफ़ी पता है उनके बारे में भी और हिंदी मीडियम के बारे में भी कि किस तरह से चीज़ें जो है करनी चाहिए। तो मैं आपको उनके भी चीज़ें बताऊँगा। इसके अलावा जो हमारे और टीम है वो लोग भी आपको लगातार गाइडेंस देते रहते हैं इसके मामले में। इसके बाद ना रिजर्व शार्प टेक्निक्स आपको जो है किस तरह से अपने डेटा, फ्लो चार्ट और एग्जाम्पल्स का यूज़ करना है अपने आंसर्स में, ये आपको इस गाइडेंस सीरीज़ में बताई जाएगी कि किस तरह से यूज़ करना है, कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, किस तरह से फ्लो चार्ट को पहले से रेडीमेड करना है, ये सब आपको इसमें बताया जाएगा। इसके बाद में जो है बेटर रेडी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी, मतलब कि इसमें जो है टेस्ट कब देना है, कौन सा टेस्ट देना है, मीन्स से कितने टेस्ट देने हैं, प्रीलिम्स से कितने देने हैं, है ना? रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से रिवीजन करना चाहिए चीज़ों को, ये सब आपको इसमें बताया जाएगा। इसके अलावा यहीं से इसी से जो इन सभी चीज़ों से जो है गेम चेंजिंग फ्रेमवर्क स्टार्ट होता है, यानी कि जिससे हिंदी मीडियम का डिसएडवांटेज कम हो जाए। डिसएडवांटेज कुछ हैं, जैसे प्रीलिम्स में है, मेंस में है, तो रैंक के मामले में है। रैंक के मामले में क्यों है? क्योंकि क्वालिटी कंटेंट नहीं है। रैंक तो सिलेक्शन तो हो जाता है, लेकिन क्वालिटी अच्छी रैंक नहीं मिल पाती। आपने देखा होगा कि जो टॉप रैंक्स में बहुत कम बच्चे निकल पाते हैं, जो धीरे-धीरे अपने आप को कॉम्पिटिटिव मतलब जो इन सब चीज़ों पे वर्क करते हैं, वही अच्छी रैंक ला पाते हैं लास्ट में। तो ये आपको करना होगा, है ना? तो ये हम आपको सिखाएँगे इसमें। इसके अलावा जो है, अब देखिए मैंने यही बताया कि इसका समाधान है, तो आप ये सीरीज़ जो है आप बिल्कुल ज़रूर इसको देखें। इम्पोर्टेंस ऑफ पीवाई 2, ये मैंने आपको बताया, इस सीरीज़ में आपको ये सब मिलेगा। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएँ, ये आपको बताया गया है। यूपीएससी ऐसे एनालिसिस भी दिया गया है, रेडीमेड नोट्स कैसे बनाएँ, करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाएँ, ये सब इस सीरीज़ में आपको मिलेगा। तो आप ट्राई कीजिए इसको देखने का, है ना? ये फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट डली हुई है इसकी पूरी, आप वहाँ से देखिए इसको। जिन्होंने भी नहीं देखी है, कई बच्चों ने तो देख भी लिया है, कई स्टूडेंट्स ने। और जो भी आपको डाउट हो हमसे डायरेक्ट टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो है आप हमारे लाइव सेशंस, अब जैसे कल भी हमारा लाइव सेशन है 4 बजे से, आप वहाँ देख सकते हैं। तो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे आप देख सकते हैं, है ना? तो यही है इस जो सीरीज़ में है, यही चीज़ें आपको बताई गई। अल्टीमेट स्ट्रैटेजी, ब्लूप्रिंट यानी रोड मैप दिया गया, किलर अप्रोच यानी कि अपने आंसर्स को मतलब कि वो स्टैंड आउट बनाने के लिए आपको किलर अप्रोच बताई गई, किस तरह से आप चीज़ों को जो है कर पाएँ। इसका रेजर शार्प टेक्निक्स में आपको वही फ्लो चार्ट का यूज़ कैसे करें, डेटा का यूज़ कैसे करें, जैसा कि हम मीन्स गाइडेंस प्रोग्राम में भी बताते हैं, मीन्स टू आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, वो यहाँ पे बताया गया है। बेटर रेडी प्रिपरेशन बताई गई है, किस तरह से जो है आपको टेस्ट लिखना है, कब-कब लिखना है, रिवीजन कैसे करना है, ये सब इसमें बताया गया है, ताकि आपको एक गेम चेंजिंग फ्रेमवर्क इसमें आपको मिल जाएगा, ताकि आप हिंदी माध्यम के जो भी डिसएडवांटेजेस जो कि उनको दूर कर सकें आराम-आराम से, है ना? तो ये जो है कंप्लीट प्लेलिस्ट आपकी जो है लिंक में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देखिएगा। तो आपको ये जो है वहाँ पे पूरा मिल जाएगा, और आप देखिए, एक बार एक्सप्लोर तो करिए कम से कम, है ना? तो थैंक यू। मैं लास्ट में आपको धन्यवाद देता हूँ, आप जुड़े रहें हमसे।